नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150 साल पूरे होने पर देहरादून में बीजेपी ने अपने प्रदेश कार्यालय में सामूहिक रूप से वंदे मातरम गायन का आयोजन किया, जहां सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने वंदे मातरम गाया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि वंदे मातरम गीत देश की आजादी का ज्वार भरने वाला गीत था, क्योंकि देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में एक विकसित राष्ट्र में ये गीत भारत माता के प्रति स्नेह के भाव के साथ लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम करेगा। वंदे मातरम भारत 150 वर्ष पहले लोगों में एक अलग जगह थी भारत माता। देखिए, वंदे मातरम की 150वीं जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं। 7 तारीख से कार्यक्रम 7 नवंबर वंदे मातरम जयंती की 150वीं वर्षगांठ थी, तब से लगातार कार्यक्रम है। आज बीजेपी मुख्यालय में भी हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। हमारे सारे कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में अब वंदे मातरम का पूर्ण गान करेंगे और मैं प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने सभी विद्यालयों में वंदे मातरम के गीत को सौहार्दपूर्ण ढंग से और पूर्ण गीत गाने का जो आदेश जारी किया है। वंदे मातरम गीत जहाँ देश की आज़ादी के लिए अलग जगाने वाला गीत रहा है, वहीं वंदे मातरम देश के आर्थिक विकास में भी, विकसित भारत के लिए भी एक भावनात्मक गीत के रूप में सामने होगा। इस भाव के साथ आज कार्यक्रम था, हमारा कार्यक्रम आज कार्यालय में हुआ। उत्तराखंड में 25 सालों का सफर तय कर लिया है, जिसके बाद बीजेपी सरकार के कार्यों को गिनाने का काम बीजेपी नेता कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन 25 सालों में बीजेपी की सरकार में तेजी से विकास कार्य हुए हैं, आगे भी विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, 25 साल पूरे हुए उत्तराखंड को, कितना विकास कार्य रहे इस दौरान, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी लंबे समय से चली आ रही है उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड युवा हुआ है। 25 वर्ष की आयु समय युवावस्था का होता है। 2000 से पहले का उत्तराखंड और 25 साल के बाद के उत्तराखंड में देखेंगे तो विकास की नई किरण दिखाई देती है। जहाँ सड़क वंचित राज्य था, स्वास्थ्य वंचित राज्य था, शिक्षा की उतनी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी, आज 25 वर्षों के बाद जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हुई है। आज मेरे उत्तराखंड के अधिकतर गांव सड़कों से जुड़े हैं, पेयजल की आपूर्ति सब जगह हुई है, हर घर में गैस का सिलेंडर है, बिजली की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, 24 घंटे बिजली देने का आज हो रहा है। इसका मोबाइल कनेक्टिविटी भी है, स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार हुआ है। तो ये सारी बातें मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो व्यक्ति संघर्ष करता था, जिसके लिए हमने राज्य मांगा था, उसमें गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। लेकिन अभी समय छोटा है और हमसे जो पुराने राज्य हैं उन्होंने जो चौमुखी विकास किया है, समय के साथ विकास की गति बढ़ती है। तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम आगामी दिनों के अपने रोड मॉडल को तैयार करेंगे और मुख्य रूप से उत्तराखंड का जो तीर्थाटन है, जो साहसिक पर्यटन है, उसमें गुणात्मक वृद्धि करने की आवश्यकता रहेगी। हमारी आय का स्रोत हमारा पर्यटन है, तो जितना इसको विकसित करेंगे उतना हमको लाभ होगा। और भविष्य में सरकार ने इसके संकेत भी दिए हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जब उत्तराखंड दौरा हुआ तो उन्होंने हमको एक नई दिशा दी है। खासतौर पर वेडिंग डेस्टिनेशन का मैटर हो, हम लोग कैसे करके पर्यटकों को शीतकालीन यात्रा में ला सकते हो, इन सब विषयों की रचना का भविष्य उत्तराखंड होगा। और उत्तराखंड जब देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा तो मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ी सौगात भी दे करके गए और अक्सर एक लगाव, विशेष लगाव भी उनका देखने में नज़र आता है। उन्होंने कहा था कि जो ये दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। किस रूप में आप कार्य भी कर रही, सरकार किस रूप में कार्य कर रही है? देखिए, निश्चित रूप से देश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जी के मुँह से निकला हुआ ये वाक्य कि आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक हुआ, वास्तव में सिद्धता की ओर बढ़ रहा है। आज जिस प्रकार से हमने गुणात्मक रूप से अपने हर क्षेत्र में तरक्की की है और देश की नहीं, आज विदेशी नागरिक भी बड़ी संख्या में, चाहे वो योग की शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑक्सीजन का जो भरपूर अब हमारे यहाँ वायुमंडल है, उसके लिए लोगों का जो आगमन होता है ना, वो जो एक दिन के बाद तो एक हफ्ते रुक के जाता है। तो ये निश्चित रूप से हमारे राज्य का एक भौगोलिक स्वरूप है जिसको लोगों ने स्वीकार किया है और देश विदेश के लोग आ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने
जिस बात को बोला था उसको धरातल उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड भी टूटा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे, और शीतकाल यात्रा के लिए अब क्या कुछ प्लानिंग है सरकार की ताकि उसको भी गति मिल सके? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया कि हम लोग ग्रीष्मकाल के दौरान तो यात्रा चारों धाम खुले रहते, सब लोग आते हैं, लेकिन शीतकाल में भी उत्तराखंड का जो यात्रा का परिप्रेक्ष्य खड़ा रहे, तो उसके लिए सरकार ने अभी उस संदर्भ में बैठकें प्रारंभ की हैं। हम किन किन क्षेत्रों में शीतकाल की यात्रा को बढ़ा सकते हैं उसका ध्यान किया है। हमारे जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो सारे मंदिर जो है वहाँ के जो पड़ाव स्थल है वहाँ तक आते हैं। उन पड़ाव स्थल में नर द्वारा पूजन हो, नारायण पूजन तो बद्रीनाथ में चल रहा है, नर द्वारा पूजन का जो पक्ष होता है उसके आधार पर मैं कहता हूँ सभी धामों पर लोग आएँ। पंचप्रयाग हैं, पंचों प्रयागों में वर्ष भर यात्रा हो सकती है। हमारे जो पंच बद्री हैं उन बद्री में पांचों पूरे वर्ष भर पूजा हो सकती है। ऐसे अनेकों जो भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में खासतौर पर शीतकाल में जहाँ कहीं धूप नहीं देखने को मिलती है तो मेरे पहाड़ों में चकाचक धूप होती है। धूप का भी एक अपना प्रभाव है। जो विटामिन डी के मरीज हैं अगर वो कुछ समय रह लेंगे तो निश्चित रूप से उनको स्वास्थ्य में सुधार होगा। ऐसे अलग अलग आयाम के जो पर्यटक होंगे उनको हम बुलाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद थे, तो जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी है। भट्ट ने कहा है कि वो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देते हैं कि देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। आगे भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की नई टीम में अधिकतर पुराने चेहरे हैं। टीम में सब पुराने लोग हैं और गणेश गोदियाल पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम सिंह भी पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हमारे लिए कोई नया चेहरा नहीं है। हरक सिंह इस बार कांग्रेस में आए हैं तो उनकी वजह से कांग्रेस के अंदर कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी। देखिए, नए नहीं है, दोनों के दोनों पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। हरक सिंह की एंट्री जरूर नहीं हुई है, तो मैं कह सकता हूँ कि एक लोकतांत्रिक दल तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ ऊपर से नामित होता है, हमारा निश्चित है निर्वाचन होता है। लेकिन जो बने उनसे अपेक्षा ये रहेगी कि प्रदेश सरकार के जो विकास के कार्य हैं उनमें अपने सुझाव दें। केवल अच्छे कामों का विरोध करके जो हर्ष कांग्रेस का हुआ है उसमें और पलीता न करें। और मैं कह सकता हूँ कि मुख्य विपक्षी दल का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व भी प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा विश्वास। राज्य स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रजत जयंती समारोह में किसी के लिए विशेष आमंत्रण पत्र नहीं छपवाए गए थे, बल्कि सरकार की ओर से सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया था। महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी दल का नहीं, पूरे उत्तराखंड राज्य का था। विपक्ष के लोग भी अगर इस ऐतिहासिक अवसर पर शामिल होते तो अच्छा संदेश जाता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन राज्य के लिए गर्व की बात है और विशेष सत्र में भी सभी विधायकों ने सहभागिता दर्ज कराई थी। देखिए, रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया जाता है और अपेक्षा ही रहती है कि सब लोग उस कार्यक्रम में आए। विधानसभा के विधायकों को यहाँ सदन के अंदर चर्चा में उन्होंने भी भाग लिया है। रजत जयंती कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अगर आ जाते तो निश्चित रूप से उनका स्वागत होता, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यक्रम का निमंत्रण तो सारे समाचार पत्रों के माध्यम से, सारे चैनल के माध्यम से सब दिया गया। अलग से कोई हमने कार्ड नहीं छुपाया कि, और ये सरकारी पक्ष का कार्यक्रम था। सरकार के कार्यक्रम में तो सब साधारण रूप से आमंत्रित होते, सबको आना चाहिए था।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य का गठन विशेष भौगोलिक परिस्थितियों और मंडल आयोग में हुई उपेक्षा के कारण हुआ था, लेकिन 25 साल बाद भी प्रदेश कई गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी चुनौतियां बरकरार हैं, जबकि उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद पलायन रुकेगा और पहाड़ के अनुरूप नीतियां बनेंगी। विक्रम नेगी ने कहा कि ये घाटी और चोटी का प्रदेश है, 13 जिलों वाला, सीमाओं, पवित्र नदियों और बुग्यालों का प्रदेश है, इसीलिए इसकी नीतियां उत्तर प्रदेश की कार्बन कॉपी नहीं बल्कि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में तैयार होनी चाहिए। उन्होंने देवी आपदाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि पहाड़ में आपदा से हर साल भारी नुकसान होता है, लेकिन राहत के मौजूदा मानक जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते, जिससे जनता को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और मंडल कमीशन में उत्तराखंड की उपेक्षा के कारण हुआ है। 25 साल आज पूरा हो गया, विकास हुआ है। मैं सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जो हमारे बीच में उनको नमन करता हूं। लेकिन आज कुछ गंभीर समस्याएं हैं और चारों तरफ लोग उद्वेलित हैं, जिसमें रोजी रोटी, रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन। राज्य बनने के बाद ये उम्मीद और आशा की जाती थी कि पलायन रुकेगा और हमारी सरकारें कुछ ऐसी नीति बनाएगी जो पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में हो। टिहरी में 20 सूत्रीय कार्यों की प्रगति को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज को लेकर बैठक हो चुकी है। करीब 850 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर टीएचडीसी और शासन की ओर से कार्य किए जाएंगे। विधायक ने आगे कहा कि कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोपवे समेत 20 कार्य शासन स्तर पर होने हैं। मेडिकल कॉलेज की निर्माण की कार्रवाई गतिमान है। प्रिलिमिनरी जो एस्टिमेट है वो बन गया है, कार्यदायी संस्था उसमें तय हो गई है। उन्होंने पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों को दे दिया है और अब वो सरकार, राज्य सरकार में भी उसका प्रेजेंटेशन देंगे। उसमें अभी 850 करोड़ रुपए का उसका एस्टिमेट बना है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और मनोहर लाल खट्टर जी और एक बार हम मिल भी गए हैं धन सिंह रावत जी के साथ। उसमें कार्रवाई गतिमान है क्योंकि टीएचडीसी के पास उतना पैसा नहीं है जितना पैसा उस पर लगना है। रुड़की में कांग्रेस के ग्रामीण और शहरी अध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रही है, जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लग गया। पिरान कलियर विधायक हाजी फुरकान अहमद को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके रामपुर स्थित आवास पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। वहीं राजेंद्र चौधरी को दोबारा महानगर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर उनके आवास पर भी बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी रहा। देखो, मैं जब हमारे ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने नाम मांगे थे, मैंने कभी अपना कोई नाम नहीं दिया, ना ही मैंने किसी के लिए कहा। पार्टी हाईकमान ने क्या समझ के फैसला लिया ये तो हाईकमान को ही मालूम है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी मुझे जिम्मेदारी दी, मैं हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे और पूरे रुड़की ग्रामीण जिला अध्यक्ष में 5 विधानसभा पड़ती है, उन 5 में अपनी टीम खड़ी करेंगे और एक बहुत अच्छा आने वाले चुनाव में मुझे तो ये उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में हमारे सभी यहाँ पर विधायक जीत कर जाएं। यही सबसे मेन हमारा काम रहेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एकजुट होकर ये जो पिछले 15 साल से यहाँ वनवास है इसे खत्म करेगी और रुड़की में कांग्रेस का विधायक। गणेश गोदियाल को दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी आस्था रखते हैं? क्या नेतृत्व में उनके किस तरह से? नहीं, पूरी आस्था है। वो कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता है। मैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कार्यकर्ता है और उनसे हम सब लोगों को सबक लेना चाहिए कि जैसे
करण महरा ने रात दिन एक करके 3 साल में शानदार कांग्रेस का काम किया। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणेश गोदियाल जी 2027 में कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी और ये जो कुशासन है उत्तराखंड में, इससे जनता को राहत मिलेगी, बेरोजगारी खत्म होगी, किसान के चेहरे पर मुस्कान होगी, पलायन रुकेगा और पहाड़ में रोज। अल्मोड़ा में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हम मुख्यमंत्री आवास घेराव और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी हमें कोर्ट ने निर्देश दिए थे शासन को कि आप इनको तुरंत नियमितीकरण करें, लेकिन इनके द्वारा उस चीज़ों की अवहेलना की जा रही है, जिस कारण हम विवश होकर आज रोडों पे उतरे हैं और कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं होंगी हम इसी तरह अपना कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। अनुरोध के साथ अवगत कराना है मुख्यमंत्री जी को, कृपया सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णयों का आप भी पालन करें, जिससे कि आपकी छवि और अच्छी उभर कर आए। धन्यवाद। अल्मोड़ा से खबर सामने आई है जहां सरकार से नियमितीकरण की मांग उपनल कर्मचारी कर रहे हैं, जहां मांगे न पूरी होने पर चेतावनी दी गई है कि वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और इसी के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नसीम अहमद से। नसीम, जिस तरीके से उपनल कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, मांगे उनने उठाई हैं कि उनका नियमितीकरण किया जाए और भी कई सारी मांगे हैं, क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और उनकी मांगों पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है या फिर नहीं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, काफी लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेके मांगे लगातार उनकी कर रहे हैं। उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जबकि माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देश भी दिया गया था कि उनको नियमितीकरण किया जाए उन लोगों का, लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी प्रदेश सरकार उनको नियमित करने को तैयार नहीं है, जिससे काफी नाराज होकर के सारे लगभग अल्मोड़ा ही नहीं लगभग पूरे प्रदेश के कर्मचारी कार्य बहिष्कार पे आगे और धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। जी बिल्कुल नसीम, जिस तरीके से आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था, ऐसे में ये कितने दिन पुराना आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया कि जो कर्मचारी हैं वो अब सड़कों पर उतरे हैं और कार्य बहिष्कार करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसको आए हुए तो काफी समय हो चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार उसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के ऊपर भी अवहेलना प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, जिसको लेकर काफी नाराजगी है। और वहीं उपनल कर्मचारियों का साफ कहना है कि प्रदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसके निर्देश के आधार पे उनका नियमितीकरण किया जाए। अगर साथ ही शब्द में उनका ये भी कहना है अगर उनका नियमितीकरण अगर नहीं किया जाता है तो लगातार कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन फिर जारी रहेंगे। जी बिल्कुल नसीम, देखना होगा कि क्या कुछ इसमें संज्ञान लिया जाता है, कब तक इनके जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जसपुर के नेशनल हाईवे 74 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां भगवंतपुर चौराहे पर 3 गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कोई भी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन तीनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड को 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई गांव अभी भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं, जहां आज भी लोगों के सिर पर छत और आजीविका चलाने को जमीन तक नहीं है। मगर जमीन है, मगर उस जमीन का मालिकाना हक नहीं है। सरकारें बदली, वक्त बदला, अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये है कि इन लोगों की तकदीर। मालधनचौड़ 8 नवंबर से उठी वही पुरानी पीड़ा जो अब एक जन आंदोलन का रूप लेती दिखाई दे रही है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। बढ़ चढ़ करके आगे आइए, इस लड़ाई को अपने हाथ में लीजिए और इस लड़ाई को आप लोग लड़िए। उत्तराखंड राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं, लेकिन रामनगर विधानसभा की कई गांव ऐसे हैं जिन्हें आज भी
वन ग्राम या सरकारी भूमि पर बसे ग्राम कहा जाता है। सिंचाई विभाग राजस्व भूमि या वन भूमि पर लगभग 60 सालों से बसे हुए हैं लोग, पर इनकी जिंदगी आज भी अनिश्चितता में डूबी है। वक्त बदला, सरकारें आई और गईं, लेकिन जो नहीं बदला वो है इन ग्रामीणों का मुकद्दर। सरकारी जमीन पर बसे इन परिवारों के दिल तक कांप उठते हैं जब प्रशासन अतिक्रमण हटाओ की बात करता है। हमारी समस्या ये है कि हम सन 60 से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कम से कम 150 परिवार, और आज तक हमें कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और दूसरी बात ये, जब तक हमें मालिकाना हक नहीं मिलता है तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आने वाले चुनाव 27 में भी हम चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जो भी होगा हम सारे तत्पर होकर, सारे जितने भी हमारे गांव के हैं, हम इसमें आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अभी तक कोई योजना ही नहीं मिली है। हमसे तो सीधे ये कहते हैं भैया तुम तो वन ग्राम में रहते हो, तुम्हें क्या योजनाएं देंगे, हम हमारे बजट में है ही नहीं कह देते। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। हाँ, हमको अधिकारी लोग सभी ये कहते हैं कि भाई तुम तो अतिक्रमण वाले हो, तुम्हें तो उठाया जाएगा यहाँ से। जब हम इतने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं तो हम कैसे उठेंगे यहाँ से? इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, और धरना प्रदर्शन भी करेंगे और चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे आने वाले विधानसभा का। सर हमें 62 साल की उम्र हो गई मेरी यहीं पर रहते हैं। हमारे पितृ लोग भी यहाँ मर चुके हैं, यहीं लागे हो चुके हैं, और हम जो है यहीं पे रहते आज चले आ रहे हैं। हमें कोई मान्यता सुविधा नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली है। हमारी पीढ़ी भी परेशान है, हम भी परेशानी है, इसी व्याजा में रहते हैं, रात दिन कुछ नहीं है। जो भी आता है सरकारी कर्मचारी हमें ये कह देता तुम्हें नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, यहाँ का वो है वन विभाग में बैठे हुए हो, हर अधिकारी यही कहता है। कुछ चीज नहीं मिली अभी तक, हमें कोई सुविधा नहीं है, न लगते है, न कोई है, कोई रोड है, न कोई कुछ सुविधा नहीं, न जाति का है, न कुछ नहीं मिलता। हम सरकार से यही है साहब कि हमारी जो मांगे पूरी कर दे, हमें मूल सुविधा हमें मिलने लगे, जो हमारी जमीन है कि हमारे मिले, हमें दी जाए, और नहीं तो हम आगे रोड पे तैयार हैं धरना लगाने के लिए, पीछे नहीं हटेंगे अपनी चीजों से, मांग करने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ उस घर का नहीं है जिसमें इनकी पीढ़ियां पली बड़ी, सवाल उस जमीन का भी है जिससे इनकी आजीविका चलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।